जय हिंद साथियों। मैं विपिन गाइडेंस गुरु के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज आप लोगों की ये वर्णमाला की तीसरी क्लास है। पिछली 2 क्लासें हम लोग वर्णमाला को पढ़ चुके हैं और आज इस तीसरी क्लास पर हम लोग चर्चा करेंगे। पिछली क्लास में हम लोगों ने देखा था कि वर्णमाला का जो वर्गीकरण है वो कितने प्रकार से वर्गीकरण होता है, किस तरीके से वर्गीकरण किया जाता है, रचना के आधार पर देखा, वृत्ताकार अवृत्ताकार इनके आधार पर देखा। तो आज हम लोग मुखाकृत के आधार पर देखा है। तो इसी क्रम में हम आज आगे बढ़ते हैं और प्रारंभ करते हैं आज तीसरी क्लास को, जो कि वर्णमाला की है। और आज हम लोग लगभग स्वर को फिनिश कर रहे होंगे और नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या देखेंगे, व्यंजन को देखेंगे। तो आज हम लोग स्वर पे लास्ट क्लास होगी लगभग, तो प्रारंभ कर लेते हैं। चलिए, तो पिछली क्लास में जब हमने देखा था तो अंतिम हमने टॉपिक छोड़ा था, आपका किस जगह पे छोड़ा था ये देख लेते हैं ज़रा। सामान्य रचना बनावट के आधार पर शायद छोड़ा था। आज हम लोग देख लेते हैं मुखाकृत के आधार पर, या फिर एक होता है ओष्ठाकृत के आधार पर। तो पहले प्रारंभ कर लेते हैं ओष्ठाकृत के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। ओष्ठाकृत के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। ओष्ठाकृति के आधार पर स्वर का वर्गीकरण। स्वर का वर्गीकरण। अब जब ओष्ठाकृत के आधार पर हम स्वर का वर्गीकरण करते हैं तो यहाँ पे जो स्वर के आधार पर वर्गीकरण, अब यहाँ पे देखते हैं 2 प्रकार से वर्गीकरण होता है। एक होता है वृत्ताकार और दूसरा होता है अवृत्ताकार। एक क्या होता है वृत्ताकार, या इसी को हम कह सकते हैं व्रतमुखी। क्या कह सकते हैं? व्रत या फिर कहें गोलाकार, या क्या कह सकते हैं इसको हम गोलाकार। तो वृत्ताकार की बात करें या व्रतमुखी की बात करें या फिर हम गोलाकार की बात करें, तो इन पे हमने जब देखा कि इसका जो इसमें क्या क्या आता है तो उसको देख लेते हैं। तो गोलाकार, और इधर देखो एक चीज़ वृत्ताकार है। ये क्या है? वृत्ताकार। तो ये कैसा हो जाएगा? अवृत्ताकार। कैसा हो जाएगा? अवृत्ताकार। या फिर हम कहें अगोलाकार या फिर अव्रतमुखी। अव्रतमुखी। मुखी या फिर अगोलाकार। गोला अगोलाकार। अब इसमें देखो वृत्ताकार और अवृत्ताकार में होता क्या है। वृत्ताकार मतलब जिन स्वरों का उच्चारण करने में जो हमारे होंठ हैं,
क्योंकि होष्टाकृति के आधार पर मतलब होठों की आकृति के आधार पर जो जब हम स्वरों का उच्चारण करते हैं तो जो हमारे होठ हैं उनकी स्थिति कैसी रहती है। तो वृत्ताकार में क्या होता है कि जब हम स्वरों का उच्चारण करते हैं तो वे स्वर जिनका उच्चारण करने में हमारे होठ जो हैं वो गोल हो जाते हैं, वो कैसे कहलाते हैं, वृत्ताकार कहलाते हैं। और जिनमें हमारे होठ गोल नहीं होते हैं वो अवृत्ताकार कहलाते हैं। जैसे कि उ ओ औ, ये क्या है, वृत्ताकार है। बाकी जो भी स्वर बचे हैं वो अवृत्ताकार हैं। चलो देख लेते हैं इसमें क्या आ जाएगा। इसमें आ जाएगा जैसे कि उ ओ और औ, ये इसमें आ गए किसमें, वृत्ताकार में। और अवृत्ताकार की बात करें तो अवृत्ताकार में कौन कौन से हो जाएंगे। इसमें आ जाएगा आ ई और उसके बाद री ए ओ और औ उधर आ चुका है। और यहाँ पे आ ई उ री इसके अंतर्गत नहीं आता है। री को हम क्योंकि री इसके अंतर्गत, क्योंकि री को हम क्या कहते हैं, री को हम क्या कह देते हैं, अर्धवृत्ताकार। क्या कहते हैं, अर्धवृत्ताकार। ये अर्धवृत्ताकार हो जाता है। तो हमने होष्टाकृति के आधार पर होठों की स्थिति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण देखा, जिसमें हमने दो प्रकार से वर्गीकरण किया। कितने प्रकार से, दो प्रकार से, एक वृत्ताकार और एक अवृत्ताकार। वृत्ताकार में उ ओ और औ आते हैं। अवृत्ताकार में आ ई ए ये आते हैं। और जो री होता है, री को ना हम वृत्ताकार में रखते हैं और ना अवृत्ताकार में। ये किस में आ जाता है, अवृत्ताकार में। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। अगला आता है मुखाकृति के आधार पर या तालु की स्थिति के आधार पर। क्या आ जाता है, मुखाकृति या तालु की स्थिति के आधार पर। मुखाकृति या कह सकते हैं कि तालु की स्थिति के आधार पर, स्थिति के आधार पर स्वर के भेद। किसके भेद, स्वर के भेद। मुखाकृति के आधार पर हम जब मुखाकृति या तालु की स्थिति के आधार पर देखते हैं तो यहाँ पे दो कंडीशन आई हैं। इधर भी दो, एक होता है क्या, एक बनता है क्या, समृत। क्या होता है, समृत। और दूसरा होता है, दूसरा क्या हो जाता है, दूसरा हो जाता है विव्रत। दूसरा क्या हो जाता है, विव्रत। अच्छा, समृत और विव्रत क्या होते हैं, मतलब ये कि जो स्वर हैं इनका उच्चारण करने में, देखो इसका समृत का अर्थ होता है बंद। क्या कह सकते हैं हम, बंद। और विव्रत का अर्थ होता है खुला हुआ। क्या होता है, खुला। मतलब ऐसा होता है कि जब स्वरों का हम उच्चारण करते हैं तो कौन से स्वर का उच्चारण करने में हमारा जो मुख है पूर्ण रूप से खुल जाता है और किस में बंद रहता है। बंद तो नहीं होता होगा भाई, फेविक्विक से थोड़ी चिपकाया है कि जो वो मुख बंद रहेगा। अगर मुख पूर्ण रूप से बंद होगा तो किसी भी स्वर का उच्चारण करना मुश्किल हो जाएगा। मतलब यह होता है कि ना की स्थिति रहती है, मतलब कि बंद जो रहता है वो ना की स्थिति रहती है।
बहुत कम खुलता है। तो इसमें क्या है बंद और इसमें क्या रहता है खुला। अब इसमें खुला एक स्वरों में केवल एक ही स्वर ऐसा है जो पूर्ण रूप से मतलब खुला की स्थिति में आती है, जो क्या है जिसका बड़ा आ, ये तो कहाँ आ जाता है विव्रत में। अच्छा, समृत और विव्रत, क्या केवल समृत और विव्रत ही है? नहीं। तो अब क्या हो जाता है, देखो भाई यहाँ क्या हो जाता है, अर्ध समृत और अर्ध विव्रत भी होते हैं। ये क्या हो जाएगा, अर्ध समृत, अर्ध समृत, और दूसरा होगा अर्ध विव्रत। अच्छा, अर्ध समृत और अर्ध विव्रत का मतलब क्या है? अर्ध मतलब समृत का मतलब है कि बंद, और इसका अर्थ है बंद से थोड़ा सा खुला हुआ, थोड़ा सा मुख खुला हुआ। और इसका अर्थ होता है कि पूर्ण रूप से मुख खुला हुआ। और अर्ध विव्रत का है कि जो पूर्ण रूप से खुला है उससे थोड़ा सा बंद है। तो ये स्थिति बनती है। तो समृत में कौन कौन से आ जाएंगे? अब देखो, जैसे कि ई का हम उच्चारण करें, जब ई का उच्चारण करते हैं तो मुख हमारा कैसा हो जाता है, बंद हो जाता है। तो इसमें क्या आ जाता है, ई और उ। समृत में क्या आ जाता है, ई क्या आ जाता है, ई उ। ये तो आ जाता है समृत में। ये कहाँ आ जाता है, समृत में आ जाता है। ई और ई, उसके बाद उ और उ। अच्छा, अर्ध समृत में, अच्छा इसका एक थोड़ा तरीका होता है। जैसे कि कोई व्यक्ति है, एक छोटा बच्चा है, वो डॉक्टर के पास गया, और जब डॉक्टर सुई लगाएगा, उसकी थोड़ा सा फीवर आ रहा है, डॉक्टर ने कहा सुई लगानी है, तो उसने वो कैसे बोलेगा, जैसे ही उसने कहा सुई, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं सुई ई, सुई ई, ठीक है। तो सु उ और ई क्या निकला, सु मतलब उ और ई। तो बच्चा क्या बोलेगा, ओए। अब ओ और ए कहाँ पे आ जाएगा, ओ और ए कहाँ पे आ जाएगा, अर्ध समृत में या अर्ध विव्रत में। देखो विव्रत को तो मैंने लिख दिया है। विव्रत क्या होता है कि विव्रत जैसे कि दीर्घ जो रहता है, और अर्ध समृत में ओए जो है ये कहाँ आ जाएगा, अर्ध समृत में। कहाँ आ जाएगा, अर्ध समृत में। जैसे कि ओए, ओ और ओ आ जाएगा, और क्या आ जाएगा, ए। अब देखो बच्चा क्या है हमारे पास, ई हो गया, उ हो गया, ओ ए हो गया, और उसके बाद आ गया। अब हमारे पास बचा है, अब देखो यहाँ से थोड़ा सा कम, इससे थोड़ा सा अधिक होना चाहिए। तो औ और ए कहाँ आ जाएगा, औ और ए कहाँ आ जाएगा, इस जगह पे। अब अच्छा बचा क्या है हमारे पास, केवल और केवल री। और री को हम किसी भी स्थिति में यहाँ कहीं नहीं रखते हैं री को, क्योंकि जैसे कि अभी पिछली उष्टाकृत के आधार पर देखा तो वहाँ पे हम ना वृत्ताकार मानते हैं ना ही अवृत्ताकार मानते हैं। और जब यहाँ की बात करते हैं तो मुखाकृत के आधार पर, तो मुखाकृत के आधार पर री को हम किसी भी कहीं पे भी नहीं रखा जाता है। तो हमने देखा क्या, मुखाकृति या तालु की स्थिति के आधार पर हम 4 प्रकार से वर्गीकरण करते हैं। कितने प्रकार से वर्गीकरण कर सकते हैं, 4 प्रकार से, समृत, अर्ध समृत, विव्रत और अर्ध विव्रत। समृत का अर्थ होता है बंद और विव्रत का अर्थ होता है खुला। समृत में क्या आ जाता है, ई उ, और विव्रत में आ जाता है आ। उसके बाद अर्ध समृत में ए और ओ आ जाता है, अर्ध समृत में, अर्ध विव्रत में औ और ए आ जाता है। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर आगे बढ़ते हैं। अगला हम देखेंगे अनुनासिकता के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। अनुनासिकता के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। तो जब अनुनासिकता के आधार पर
अनुनासिकता के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण अनुनासिकता के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। इसके आधार पर भी हम दो प्रकार से वर्गीकरण करते हैं, एक अनुनासिकता और एक अनुनासिक और एक निरानुनासिक। एक क्या होता है अनुनासिक और एक होता है निरानुनासिक। एक होता है निरानुनासिक। अगर हम इसको तोड़ें तो टूट के क्या आएगा, निर्धन अनुनासिक। क्या आएगा, अनुनासिक। निर का अर्थ क्या होता है, बिना, और अनुनासिक का मतलब जो नाक से ध्वनि निकलती है। तो जो बिना नाक की ध्वनि निकलती है उसे ही हम क्या कहते हैं, निरानुनासिक। और अनुनासिक किसको कहते हैं, जिन स्वरों का उच्चारण करने में कुछ वायु जो है वो नाक से निकलती है, तो उसे हम क्या कहते हैं, अनुनासिक। क्या कहते हैं, अनुनासिक। अच्छा, इसमें होता कुछ नहीं है, कंडीशन क्या बनती है अनुनासिक और निरानुनासिक में। इसमें क्या होता है, जैसे कि अनुनासिक की बात करें, जैसे कि जो भी स्वर दिए रहते हैं उन स्वरों को केवल सीधा सीधा स्वर लिख दिया जाए तो वो हो जाते हैं निरानुनासिक। और उनके ऊपर अगर हम चंद्र बिंदु का प्रयोग कर दें तो वो क्या हो जाते हैं, अनुनासिक। जैसे कि हम देख लेते हैं, छोटा, बड़ा, छोटी, बड़ी, छोटाऊ, बड़ाऊ, ऐसे हैं। तो ये क्या हैं, ये कैसे हैं, निरानुनासिक हैं। और अगर मैं इन्हीं को कैसे लिख दूं, जैसे कि आ, बड़ा, ई, ऊ, अब ये क्या हो गए, ये क्या हो गए, अनुनासिक हो गए। ये क्या हो गए, अनुनासिक। तो ये समझ में आ गया होगा अनुनासिक क्या होते हैं और निरानुनासिक क्या होते हैं। अच्छा, इनका जैसे कि ये हैं, एक हम अनुस्वार को देखते हैं, किसको देखते हैं, अनुस्वार को। इसको क्या कहते हैं, अनुस्वार। और ये क्या होता है, विसर्ग होता है। अच्छा, यहाँ से ये कंडीशन, तो ये अनुस्वार है और ये विसर्ग है, दोनों के हम क्या कहते हैं, अयोगवाह कहते हैं। इसका नामकरण किसने किया था, शायद मैंने पिछली क्लास में इसके बारे में चर्चा की है, अगर नहीं की तो आगे कर लूँगा अभी। तो इसको हम अयोगवाह कहते हैं, जो अयोग वहन, मतलब अगर हम इसको बिल्कुल तोड़ दें तो आ, योग और वहन, जो जुड़कर किसी के साथ वहन नहीं होते, केवल और केवल स्वर के साथ जुड़कर वहन होते हैं। तो इसका क्या, अनुनासिक इसको हम कहते हैं, और इसको क्या कहते हैं, विसर्ग कहते हैं। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, अनुनासिक, सॉरी अनुस्वार। क्या कहते हैं, अनुस्वार। और इसको क्या कहते हैं, विसर्ग। इसको क्या कहते हैं, विसर्ग। इसका प्रयोग हमेशा स्वर के साथ ही होता है, कभी भी इसका प्रयोग व्यंजन के साथ नहीं होता है। ऐसा एक बार क्वेश्चन पूछा गया है कि जैसे कि मान के चलो ऐसे कंठ लिखा है, इसका अनुस्वार का प्रयोग हुआ है और ऑप्शन दे दिया गया का, आ, ये ए ऑप्शन हो गया, ये दो ऑप्शन हो गया, और तीसरा ऑप्शन हो गया कंठ ही लिख देते हैं, और एक ऑप्शन इनमें से कोई नहीं, ये तीसरा और ये चौथा। तो इसका जवाब क्या होगा, इसका जवाब क्या हो जाएगा, आ के साथ। क्योंकि जब इसको तोड़ोगे का के बाद आ निकल के आएगा। क्या आएगा, जैसे कि इसको जब हम तोड़ेंगे तो क्या आएगा, का, धन, आ, ये कंडीशन आएगी। और अनुस्वार कहाँ, यहाँ पे लगेगा। कहाँ पे लगेगा, इस स्थिति में। ठीक है, तो इसके बारे में समझ गए। अच्छा, ये एक तत्सम होता है और एक तद्भव होता है। ये कौन सा होता है, इसका प्रयोग तत्सम में होता है। कहाँ होता है, तत्सम में। इसका प्रयोग कहाँ होता है, तत्सम में। और इसका प्रयोग हमेशा तद्भव में होता है। अगर कहीं भी विसर्ग लगा है तो मतलब क्या होगा, तत्सम होगा या तद्भव होगा, बताइए।
तत्सम होगा या तद्भव। किसी भी विसर्ग लग जाता है तो उसकी स्थिति क्या हो जाती है, तद्भव शब्द बन जाता है। और अगर अनुस्वार लगा है तो 100% नहीं होता है, ये लगभग 98-95% तक ये है कि वो तत्सम शब्द होता है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और उसके फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला हम देखेंगे जाति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। 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 अच्छा, जाति के आधार पर जब हम स्वरों का वर्गीकरण करते हैं तो इसमें भी दो स्थिति बनती हैं। एक होता है सजातीय और एक होता है विजातीय। क्या होता है, एक आ जाता है सजातीय, क्या हो जाता है सजातीय, और दूसरा हो जाता है विजातीय। एक होता है सजातीय और दूसरा क्या होता है, विजातीय। अच्छा, सजातीय कैसे होते हैं और विजातीय कैसे होते हैं? सजातीय का मतलब होता है समान जाति के। कैसा होता है, मतलब जो होता है कि समान जाति के। सजातीय कैसे होते हैं, समान जाति के। और ये कैसे रहते हैं, ये कैसे रहते हैं, असमान जाति के। असमान जाति के। तो विजातीय कैसे होते हैं, विजातीय होते हैं जो असमान जाति के होते हैं, और सजातीय कैसे होते हैं, जो समान जाति के होते हैं। ठीक है, जो असमान जाति के होंगे, जैसे कि अब यहाँ पे क्वेश्चन ये बन जाता है कि असमान जाति के कैसे होंगे और समान जाति के। जैसे कि आ और बड़ा दोनों क्या है, समान जाति। ई समान जाति, उ समान जाति, ए समान जाति। अगर हम कहें आ और ई, अब ये क्या हो गए, असमान जाति के। जैसे देख लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पे हम देख लेते हैं इनको। आ ये क्या है, समान जाति के। उसके बाद ई समान जाति के। उ क्या है, समान जाति के। तो ये समान जाति के होते हैं। और असमान जाति के जैसे कि आ और ई, अब ये कैसे हैं, असमान जाति के। या मैं यहाँ पे ये कह दूँ ए और ओ, ये भी असमान जाति के होंगे। या फिर ऐसे कोई और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि मैंने कहा ओ और ई, ये भी असमान जाति के हैं। क्वेश्चन एक बार ये पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन समान जाति के नहीं हैं। ठीक, और ऑप्शन था अ ई और उसके बाद ए, उसके बाद ओ ए। इस तरीके से एक बी, सी और डी, ये 4 ऑप्शन दे रखे थे। तो अब इसका जवाब क्या होगा, समान जाति के कौन से, इसमें पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन समान जाति का नहीं है। अब समान जाति का कौन नहीं है, ये तो भाई समान जाति का है, ये भी समान जाति के हैं और ये भी, तो जवाब क्या हो जाएगा, ये असमान जाति के हैं। तो यहाँ तक समझ में आ गया होगा जाति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। अच्छा, हमने एक अनुस्वार और विसर्ग की बात की थी अभी कुछ समय पहले, तो एक बार उसको और थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। अनुस्वार और विसर्ग, ये क्या होता है, अनुस्वार, और इसको क्या कहते हैं, विसर्ग। ये अनुस्वार होता है और ये होता है विसर्ग। अगर हम अनुस्वार, ये क्या है, अनुस्वार, और इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं विसर्ग। ठीक है, और इन दोनों को क्या कहते हैं, इसको कहते हैं अयोगवाह। अयोगवाह। अगर हम इसको तोड़ दें तो देखो क्या क्या स्थिति होगी,
जैसे कि हम जब तोड़ते हैं तो क्या होगा, क्या होगा, आ आ धन योग धन व क्या हो जाएगा, वह। अच्छा, अगर देखो तो यहाँ पे स्थिति जो जुड़कर बिना जुड़े वहन होने वाले शब्द वर्ड, तो अब यहाँ पे एक स्थिति, क्या ये व्यंजन होते हैं, ये कैसे होते हैं, इनका नाम किसने दिया, इनको नपुंसक वर्ड किसने कहा, ये 4 क्वेश्चन हैं। एक, इनको नपुंसक वर्ड किसने कहा, क्या ये वर्ड होते हैं, अयोग बाहा किसने कहा, तो ये बिना जुड़े, इसको हम कह सकते हैं यहाँ पे देखो, बिना जुड़े निर्वहन, बिना जुड़े निर्वहन होने वाले, बिना जुड़े निर्वहन करने वाले। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पे और देखिए थोड़ा सा, इसका मैंने कहा ये ना तो स्वर होते हैं और ना ही व्यंजन होते हैं, इसके बारे में जान लेते हैं। ये ना तो स्वर हैं, ना तो स्वर, ना ही व्यंजन। ना स्वर है ना व्यंजन है, तो फिर क्या है, क्या वर्ड होते हैं या नहीं होते हैं, तो ये वर्ड होते हैं। क्या होते हैं, ये वर्ड होते हैं, वर्डों में इनको काउंट करते हैं। अच्छा, इनको अयोगवाह, जो ये अयोगवाह नाम है, ये किसने दिया, तो ये दिया किशोरीदास, इसका नाम किया है किशोरीदास ने। इनको क्या कहा है, धीरेन्द्र वर्मा ने इसको क्या कहा है, नपुंसक लिंग, नपुंसक वर्ड, क्या कहा है, नपुंसक वर्ड। ये किसने कहा है, ये कहा है डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा जी ने। किसने कहा है, डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा जी ने। डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा ने क्या कहा है, नपुंसक लिंग। और अयोगवाह किसने कहा है, अयोगवाह, अयोगवाह, ये नामकरण करने वाले हैं किशोरीदास वाजपेयी। कौन है, किशोरीदास वाजपेयी जी, किशोरीदास वाजपेयी जी। अच्छा, तो आज हम लोगों ने क्या देखा, एक बार रिवीजन कर लेते हैं। आज ये आप लोगों की विजय भव सीरीज की तीसरी क्लास है, और इस तीसरी क्लास में हम लोग वर्णमाला को देख रहे हैं। और वर्णमाला में इसी क्रम में हमने तीसरी क्लास में आज हमने देखा उष्टाकृत के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण 2 प्रकार से होता है। एक होता है एक होता है गोलाकार, और एक होता है अगोलाकार। गोलाकार में क्या होता है कि जो हमारे होठ हैं वो कैसे हो जाते हैं, उनका उच्चारण करते समय गोल हो जाते हैं। और अगोलाकार में जब हम स्वरों का उच्चारण करते हैं तो उनकी स्थिति गोल नहीं होती है। और री का अर्ध किस में रखते हैं, अर्धवृत्ताकार में। उसके बाद हम लोगों ने देखा मुखाकृत या तालु की स्थिति के आधार पर संवृत और विव्रत। संवृत क्या होता है, मतलब इसमें क्या होता है, मुख बंद रहता है, लेकिन बंद नहीं रहता, बंद की स्थिति होती है। और विव्रत में क्या होता है, मुख पूरा खुल जाता है। अर्ध संवृत में क्या होता है कि यहाँ पे बंद की स्थिति रहती है और इससे थोड़ा सा ज़्यादा खुल जाता है। और यहाँ पे खुला होता है, तो यहाँ पे अर्ध विव्रत में क्या होता है, इसमें इससे थोड़ा सा बंद हो जाता है। ठीक है, तो ये कंडीशन रहती है। अगला देखते हैं, अगला क्या है, अनुनासिकता के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण हमने किया। तो 2 प्रकार से किया। कितने प्रकार से, 2 प्रकार से किया।
और पहला क्या था निरानुनासिक और दूसरा था अनुनासिक। इसमें कुछ नहीं होता है, बस केवल क्या कंडीशन रहती है कि जिसके ऊपर चंद्र बिंदु का प्रयोग हो जाता है वो कैसे हो जाते हैं, अनुनासिक हो जाते हैं। अगला हमने देखा जाति के आधार पर, मतलब सजातीय और विजातीय। सजातीय जो समान जाति के हैं वो कैसे कहलाते हैं, सजातीय स्वर, और जो असमान जाति के हैं वो कैसे कहलाते हैं, विजातीय स्वर। फिर उसके बाद हम लोगों ने क्या देखा, उसके बाद देखा विसर्ग को, अनुस्वार और विसर्ग को। इसको हम अनुस्वार कहते हैं, इसको विसर्ग कहते हैं। इसका हमने एक प्रयोग बताया था, क्या, ये तत्सम में प्रयोग होता है। कहाँ होता है, इसका प्रयोग तत्सम में होता है, और इसका प्रयोग कहाँ होता है, तद्भव में होता है। कहाँ होता है, तद्भव में। इसका प्रयोग कहाँ होता है, तद्भव में होता है। इसको अनुस्वार कहते हैं और इसको विसर्ग कहते हैं, और दोनों को क्या कहते हैं, अयोगवाह कहते हैं। ये ना तो स्वर हैं और ना ही व्यंजन हैं, लेकिन ये वर्ण होते हैं। अब नपुंसक वर्ण इसको किसने कहा है, तो नपुंसक वर्ण कहा है डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा जी ने, और अयोगवाह किसने कहा है, तो अयोगवाह कहा है किशोरीदास वाजपेयी जी ने। यहाँ तक हम लोगों ने अब क्लास पढ़ लिया। आज आपका स्वरों का जो वर्गीकरण है, या कहें हम स्वर जो हैं आपके पूर्ण रूप से फिनिश होते हैं। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में जाके आप अपना क्वेश्चन रख सकते हैं, उसका ज़रूर जवाब दिया जाएगा। और अगली क्लास जब भी वर्णमाला की होगी तो हम लोग उस पर व्यंजन पर चर्चा करेंगे, और 2 क्लास और होंगी, वर्णमाला आपका लगभग फिनिश हो जाएगा। उसके बाद हम लोग वर्णमाला पर आधारित जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं, चाहे वो टीजीटी में हो, चाहे वो आपका टीटी में हो, चाहे सीटेट में हो, चाहे यूपी टपल एससी या लेखपाल एसएससी जीडी, किसी भी एग्ज़ाम में, वनडे एग्ज़ाम में अगर जो क्वेश्चन पूछे गए हैं सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उठाएंगे। जो संभावित क्वेश्चन हैं, जो आने वाले क्वेश्चन हैं, उन पर भी हम चर्चा करेंगे और उनको भी लेकर आएंगे। तो हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। धन्यवाद, मिलते हैं अगली क्लास में।